तो कल देखा था कि अगर कोई एक पॉइंट दे रखा हो और मुझे बताना हो कि इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और वो, एक मिनट, अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट दे रखा है और मुझे बोला जाए कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है किसी एक लाइन के, तो जिस लाइन के वो पैरेलल होती है वो तो लाइन होती है बी वेक्टर, और जिस पॉइंट से वो पास होती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं ए वेक्टर को। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है लाइन की? लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। इसमें ए बी और सी ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके? इस वाली लाइन के, जो पैरेलल लाइन होती है ना बी वेक्टर की पैरेलल वाली जो लाइन होती है इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी और सी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector, और वो दे रखा है कि वो पैरेलल है किस वेक्टर के? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। वो गिवन पॉइंट पॉइंट क्या दे रखा है मुझे? 5 2 minus 4 5 2 minus 4, तो ये वेक्टर जो पॉइंट दे रखा होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको ए वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर क्या हो गया? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये पॉइंट दे रखा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर, तो पैरेलल लाइन मतलब जो मेरे को लाइन चाहिए उसके पैरेलल जो लाइन दे रखी है पैरेलल लाइन, तो है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? 3i प्लस 2j माइनस 8k, 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है। तो अब देखिएगा required line in vector form, required line in vector form, r vector is equal to a vector plus lambda b vector, ठीक है। तो r vector is equal to a vector क्या है? 5i plus 2j minus 4k plus lambda 3i plus 2j minus 8k, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अब ये पूछ रहे हैं कि आपको वेक्टर फॉर्म में भी बताना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा x माइनस एक्स वन। अब x1 y1 z1 ये होता है पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है? 5 2 माइनस 4, और a b c क्या होता है? जो पैरेलल लाइन दे रखी है उस पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं a b और c। तो कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। तो x minus x1 कितना है? 5, तो x minus 5 upon a कितना है? 3 is equal to y minus y1 कितना है? 2, y minus 2
अपॉन बी कितना है 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना -4 तो z माइनस -4 मतलब z प्लस 4 अपॉन c कितना है -8। बताइए कि क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर समझ आ गया। क्या देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब ये अलग टाइप की लाइन है। यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट दे रखा था कि जो मेरे को लाइन चाहिए वो इस पॉइंट से पास होती है और पैरेलल है इस लाइन के। मतलब एक पॉइंट दे रखा था और एक पैरेलल लाइन दे रखी थी। लेकिन अब क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो मेरे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points. Let the 2 points be x1, y1, z1 and x2, y2, z2। जो दो पॉइंट्स है उनको हमने मान लिया x1, y1, z1 और x2, y2, z2। अब x1, y1, z1 का जो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ये वेक्टर उसको बोल देंगे हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर जो हमने जो एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, z1 उसका पोजीशन वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट दे रखा है ये x2, y2, z2 इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर को बोलेंगे v वेक्टर। ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो याद रखिएगा जब मेरे को दे रखा होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो जो पॉइंट है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं सिंपली। ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इसको हम मानते हैं x1, y1, z1। लेकिन जब दे रखा होता है दो गिवन पॉइंट्स, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। तो वेक्टर फॉर्म किस तरह से निकलेगी, फिर वही है इस लाइन की भी दो फॉर्म्स, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में रहेगी इसकी r वेक्टर माइनस a वेक्टर, या इधर लिखिए r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। और अब या तो सीधा कार्टेशियन फॉर्म करिए, और अगर इसी से आपको कार्टेशियन फॉर्म डिराइव करनी है तो फिर वही तरीका है। मैं जानता हूं कि a वेक्टर क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। b वेक्टर क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और r वेक्टर क्या है since r vector is equal to x i cap plus y j cap plus z k cap, तो r वेक्टर की जगह ये वैल्यू रखिए x i cap plus y j cap plus z k cap is equal to
ये वेक्टर की जगह ये रखिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर b वेक्टर कितना है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस a वेक्टर कितना है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इक्वल टू ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा ये x2 i कैप है और माइनस x1 i कैप है क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप सिमिलरली y2 j कैप माइनस y1 j कैप हम लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप और इसके बाद आप ये देखिएगा कि जितने भी i वाले कंपोनेंट्स हैं i वाले कोफिशिएंट्स क्या है x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 ठीक है तो इसको लिख लेते हैं एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये था xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और राइट हैंड साइड में x1 i कैप प्लस लैम्डा इनटू x2 माइनस x1 i कैप तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा इनटू x2 माइनस x1 i कैप सिमिलरली y1 प्लस लैम्डा इनटू y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा इनटू z2 माइनस z1 और k कैप फिर जो दोनों तरफ जो हमारे i कैप j कैप और k कैप वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर दीजिए इधर i कैप का कोफिशिएंट क्या है x और इधर i कैप का कोफिशिएंट क्या है ये ठीक है क्या हो जाएगा x is equal to x1 plus lambda x2 minus x1 y is equal to y1 plus lambda y2 minus y1 and z is equal to z1 plus lambda z2 minus z1 ये 1 2 और 3 x y और z की जो वैल्यू आई है यहाँ की हेल्प से अब आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए ठीक है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी x1 इधर आ जाएगा ये हो जाएगा x minus x1 अपॉन x2 minus x1 is equal to लैम्डा यहाँ से हो जाएगा y minus y1 अपॉन y2 minus y1 is equal to लैम्डा और यहाँ से हो जाएगा z minus z1 अपॉन z2 minus z1 is equal to लैम्डा तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये लैम्डा के इक्वल हो गई मतलब लैम्डा की वैल्यूज आ गई तो दिस इज इक्वल टू दिस ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 ठीक है तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई लाइन की
अब क्या है कि जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहले वाली से, तो पहले वाली में क्या था वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये था। यहाँ क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो गया। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें तो वहां था x माइनस एक्स वन अपॉन ए, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन बी था, यहाँ पर y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई टू, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। और मुझे ये याद रखना है कि x1 y1 z1 पॉइंट ए है, ठीक है, कैपिटल ए, और x2 y2 z2 पॉइंट बी है, कैपिटल बी। अब जो पॉइंट कैपिटल ए है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया हमारा स्मॉल ए वेक्टर, और जो दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल बी वेक्टर। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। और इसी के बेसिस पर अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है, find the vector equation for the line passing through the points -102 and 346. Example number 7. इस चैप्टर में कितना बचा है वैसे? इस चैप्टर में बेटा अभी तो देखो लाइन शुरू हुई है, फिर है नेक्स्ट जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये तो है लाइन में पोर्शन। और फिर इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ये अलग अलग दिखा रखे हैं, अलग अलग कंडीशंस में दिखा रखे हैं प्लेन के लिए। लाइन है और प्लेन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर। फिर इस वीक के एंड तक आपको होप है हो जाएगा? इसके एंड तक, इस वीक के एंड तक? इस वीक के एंड तक हो जाएगा। हाँ, आज ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ हो जाएगा। ओके। हाँ, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर 470। वो करा था ना उसका मिसलेनियस, इससे पहले वाला जो था। सर आज करूंगी, वो फिजिक्स का पेपर है। कब, कल है क्या? आज है। अच्छा, आज ही है फिजिक्स का पेपर? यस सर। तो आज पेपर के बाद करूंगी। Find the vector equation for the line passing through the points -102 and 346. -102 and 346, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। वेक्टर फॉर्म r vector is equal to a vector plus lambda b vector minus a vector। r vector is equal to a vector कितना, -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। माइनस a वेक्टर हो तो माइनस माइनस प्लस 1 j कैप 1 i कैप सॉरी माइनस 0 j कैप और माइनस का 2 k कैप। r vector is equal to -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 1i, कितना हो गया, 4i कैप, 4j माइनस 0j 4j
6 के माइनस 2 के हो गया प्लस का 4 के क्या, ठीक है। अब इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या हो गया, x माइनस x1 कितना है, माइनस 1 0 2, तो x माइनस माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 माइनस माइनस 1 ये हो गया। y माइनस y1 कितना है 0, y माइनस 0, y2 माइनस y1 कितना हो गया 4 माइनस 0, z माइनस z1, z माइनस z1 कितना z माइनस 2 अपॉन z2 माइनस z1 कितना हो गया 6 माइनस 2, हो गया x सर प्लस इसे 1। वेक्टर तक निकालनी थी इक्वेशन। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, z माइनस 2 अपॉन 4, कोई बात नहीं। अब जरा देखिएगा, अगला है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। अब जब भी कभी ऐसा दे रखा होता है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होती है लाइन की और मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन जो हमने बनाई, वेक्टर इक्वेशन की हेल्प से जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन बनाई, उसमें क्या करा हमने, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा, जो ये तीनों वैल्यूज आई थी, ये तीनों वैल्यूज लैम्डा के इक्वल आई थी। तो अब क्या है कि कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प से मुझे वापस वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो जो मुझे तीन वैल्यूज दे रखी है, उन तीन वैल्यूज को हम लैम्डा के इक्वल लेकर चलेंगे। याद रखिएगा कि जब मैं वेक्टर सर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन कार्टेशियन वाली दे रखी है ये उस फॉर्म की है ना, थ्रू सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर पॉइंट। एक मिनट, जो ये वाला दे रखा है ना एग्जांपल नंबर 8 में, एग्जांपल 8 में नहीं सिंगल पॉइंट क्यों है, कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 2 पॉइंट वाला हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में देखो इक्वेशन तो सेम बन रही है। हाँ तो सर कैसे पता चलेगा? वो पता करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप ये देखो कि जब हमारे पास जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन एक जैसी बनेगी। हमारे पास क्या होता है कि जैसे आपने 11th क्लास में करी थी अलग अलग फॉर्म्स लाइन की, तो उसमें था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म या आपका इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन तो एक जैसी बनती है ना, ax प्लस यस बी सर। माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो वही चीज है। आपने ये देखो वेक्टर फॉर्म देखा, तो क्या आप बता सकते हो कि ये 2 पॉइंट फॉर्म है या पॉइंट और पैरेलल लाइन वाली फॉर्म है, नहीं ना। नहीं सर। हाँ तो वो आप बता नहीं सकते, वो तो डिपेंड करता है कि जब आपको दे रखी है ना वैल्यू, तब आप आइडेंटिफाई करो कि अच्छा पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है, ठीक है तो पहले वाली फॉर्म लगाऊंगा। उसके बाद अच्छा 2 पॉइंट दे रखे हैं तो दूसरी वाली फॉर्म लगाएंगे, इक्वेशन एक जैसी बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में आता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x प्लस 3 अपॉन 2, x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया। और होता ही ऐसा है कि जब मैं वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में आता हूँ तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ, और लैम्डा की जब तीन वैल्यूज आ जाती हैं तो हम उन तीनों वैल्यूज को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो ये किसके इक्वल रही होगी, लैम्डा के इक्वल रही होगी, तभी तो कार्टेशियन इक्वेशन बनी। तो आपने इसको लैम्डा के बराबर रख लिया। अब क्या करिए, अब आप यहां से पहले निकालो x की वैल्यू, x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा,
y minus 5 upon 4 is equal to lambda, z plus 6 upon 2 is equal to lambda. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्बडा माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी क्या? 4 लैम्बडा प्लस 5, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्बडा प्लस 6। सर एक बात बोलूं, इसमें क्या कहते हैं x1 y1 z1 तो हमें दिख रहा है कि 3 -5 6 है, तो ए वेक्टर निकल आएगा। और ए बी सी आप कहते हो कि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे सेकंड के, तो बी वेक्टर भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप चाहे तो वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरह से सही है। हमें ये यहाँ पर लैम्डा डिसाइड से कैसे कह रहे हो सर, आप मेरे को समझ नहीं आया। क्या चीज दोबारा बताओ। लैम्डा से कैसे कह रहे हो, मतलब डायरेक्ट देख के इक्वेशन को तो समझ आ रही है, लैम्डा से कैसे करेंगे? करवाता रहा हूँ, लैम्बडा वाला तो करवा रहा हूँ, डायरेक्ट तो समझ में आ गया ना। डायरेक्ट समझ आ गया। हाँ तो लैम्बडा से बताता हूँ, देखो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई यस सर। है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। ठीक, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स क्या है, 2 लैम्बडा माइनस 3 आई क्या प्लस 4 लैम्बडा प्लस 5 जे क्या प्लस 2 लैम्बडा प्लस 6। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब लैम्बडा वाली टर्म अलग करो, कांस्टेंट वाली टर्म अलग करो। कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो -3 आई कैप 5, तो प्लस 5 जे कैप 6, तो प्लस 6 के कैप। समझ गए होंगे। प्लस लैम्बडा इनटू लैम्बडा वाली टर्म्स क्या है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। हो गया, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन कितना है, फिर -3 हो गया, -3 y अच्छा माइनस सर, वन। आपने मतलब वो आर वेक्टर एक्स वाई जेड के इक्वल होता तो हमने उसकी वैल्यू डाल के इसमें से अलग अलग करा है बस। बस बस, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है पेज नंबर 471 पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस हैं तो उन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, जैसे दो लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस की मुझे इक्वेशन दे रखी होगी, या तो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। एक मिनट रुकिए सर ये बस। एंगल है वैसे सिलेबस में? क्या? एंगल है सिलेबस में? वैसे तो शायद कट गया ना। ये मेरे को पता नहीं है कि है या नहीं है सिलेबस में, याद नहीं है। एंगल शायद कट चुका है। पता नहीं, देख लेना, एक तो कर लो इसको, क्या दिक्कत है। हाँ सर कर लेते हैं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही थी। जो कटा है इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि किस बेसिस पर क्या क्या चीजें काटी हैं, कई चीजें तो रिलेटेड है, तो कोई एक टॉपिक ये काट सर दिया कुछ चीजों का तो लॉजिक ही नहीं बन रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, और बाकी जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो गवर्नमेंट है ना उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। बस सब लगे पड़े हैं, और अब तो शायद कुछ ऐसा भी आ गया है कि बोल रहे हैं कि 21 सितंबर से स्कूल्स पर बच्चों के पेरेंट्स पर डाल दिया कि आप चाहो तो भेज दो स्कूल। ये इससे सुनने में तो आया है ऐसे। हाँ, वो उन्होंने डाल दिया है बच्चों के पेरेंट्स पर कि आप अगर चाहो भेजना तो आप भेज दो। और आपको मुझे तो लगता कुछ है आइडिया है वैसे? क्या कह इस रहे थे चीज का। सर आप? हाँ, पहले आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि अभी मतलब कोई हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई वो एक वो पता नहीं 8-10 पेज का एक नोटिस सा है, वो बच्चों ने मेरे को भेजा था। तो उसमें ये था 21 सितंबर से अगर स्कूल चाहें तो स्कूल खोल सकते हैं, और अगर पेरेंट्स चाहें तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्कूल जो है वो रिस्क लेगा
स्कूल मुझे लगता नहीं है रिस्क लेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि अगर स्कूल ने कह भी दिया कि चलिए हम खोल रहे हैं आ जाओ, तो मुझे लगता नहीं कि पेरेंट्स भी भेजेंगे। तो ऐसा ही है। पता नहीं सर, कुछ बच्चे तो कहते हैं हम आ जाएंगे, कुछ के कहते हैं पेरेंट्स नहीं आने देंगे, और बाकी के कहते हैं, ये लोग कहते हैं, कई बार तो टीचर अभी लॉकडाउन में ही बोल रहे थे, कहते हैं हमारा तो मन करता है स्कूल बुला के तुम्हें पेपर करवा लो, चीटिंग इतनी हो रही है पेपर्स में। मन तो करता ही है, क्या करें। और ये धीरे धीरे करके जैसे होता है ना कि मतलब जैसे बच्चों के साथ करा जाता है कि बस बेटा बस इतना सा करना है, बस 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 ऐसे करके जैसे बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है ना, कि जैसे 10th क्लास आ जाती है बच्चे की, किसी की जो बच्चा 10th क्लास में आने वाला होता है, बेटा बस यही है, बस 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 ये कर ले, बाकी आगे लाइफ बड़ी स्मूथ है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो 10th में करवा देते हैं। फिर बेटा वो तो पहला स्टेप था, अब 11th क्लास है, ये मेन है, यहाँ से नॉलेज शुरू होती है, यहाँ से तुमने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली है, अब तुम्हें अपनी 10th जब तक होती है तो 10th इम्पोर्टेंट नहीं, क्लास में 12th करो, 10th हो गई, 10th का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद जब 12th कर लोगे, 12th करने के बाद में ये हो जाएगा कि करियर तो कॉलेज में ही बनेगा तुम्हारा। तो कॉलेज जब तुमने डिसाइड कर लिया तो अब वहां पर मेहनत करो। फिर वहां पर मेहनत करने के बाद में फिर उसके बाद में मतलब या तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बिल्कुल स्क्रैच से मेहनत करिए, क्योंकि जब तक उसकी बारीकियों को जानोगे नहीं तब तक किसी बिजनेस को चला नहीं सकते। और या फिर अपना कोई जॉब वगैरह में अगर जाना है तो उसमें बिल्कुल शुरुआत से मेहनत करो। तो वो जो धीरे धीरे करके एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि ऐसे 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 करना है आपको, वही अब मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी कर रही है। अब कल जो है, कल न्यूज में ये दिखाया कि कहाँ तो शायद 15 अगस्त का, जब इन्होंने मोदी जी ने बोला था 15 अगस्त का, तब ये बोल रहे थे कि थर्ड फेज में है, जो कोरोना की वैक्सीन है वो थर्ड फेज में है। अभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि अगले साल तक आएगी जो इसकी वैक्सीन है, वो कल बोला है। जनवरी तक। हाँ, जनवरी 2021 तक ये बोला है। पता नहीं चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करते करते सितंबर, मिड सितंबर, 15 सितंबर आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने ये बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है 2019 गया, ये धीरे धीरे ऐसे करते ही चला जाएगा। सर आपको कुछ एग्जाम्स का आइडिया है कि क्या रहेगा बोर्ड्स का, कुछ भी मतलब थोड़ा रफ आइडिया है? मुझे मुझे जो है ना, मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सोचेगी ना, तो वो ऐसे नहीं सोच सकती कि गाजियाबाद या दिल्ली या मुंबई या पूना या बैंगलोर जो मेट्रोज हैं, वो ये नहीं सोचेगी कि मेट्रोज के बच्चों के लिए अलग कोई रूल होगा और बाकी जो स्मॉल टाउन्स हैं या विलेजेस हैं वहाँ के बच्चों के लिए अलग रूल होगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इसी तरह से आगे खिंचता रहा और बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है इसराइल का और अमेरिका का, कि उन्होंने स्कूल खोले थे और विद इन अ वीक उनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि हजारों बच्चे इन्फेक्टेड हो गए थे। यस सर, यूएस तो में हुआ था ऐसे। हाँ, तो और अभी भी बंद पड़े हुए हैं, वहाँ के सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर ये हुआ, मतलब कुछ भी अगर ये, या तो ये खोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर फिर भी जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिन दो कंट्रीज का मैंने नाम लिया। यहाँ हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स नहीं है उतने अच्छे। एक फैमिली बहुत ध्यान रख रही है, पता चला दूसरी फैमिली ध्यान नहीं रख रही उतना। तो मुझे सर तो ये बच्चे लगता भी है तो कि बदमाश हैं, कल को जान के गई ये तेरे को कोरोना दे दिया, हाँ, बच्चे भी तो बदमाश हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि मार्च में, जैसे मतलब इस बार उन्होंने नया सिस्टम शुरू करा था कि फेब से एग्जाम शुरू करने हैं, तो फेब में तो होंगे ही नहीं, और मुझे लगता है शायद मार्च में भी नहीं होंगे, अप्रैल या मई में जाकर कहीं एग्जाम्स होंगे। और ये मैं कोरिलेट कर रहा हूँ अपने खुद के कॉलेज से। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते थे, अब पिछले 2 साल से इसको अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स, फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो अब हो रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स अब हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जो कि कब हुआ करते थे, मई में हुआ करते थे। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 4 महीने लेट हो रहे हैं ये एग्जाम्स। तो अगर वहां पर आप लोगों के एग्जाम फरवरी में भी मानकर चलो, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वो शायद जून तक होंगे।
तो और वो मैं इस वजह से सोच रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 30% जो सिलेबस कम करा है वो बेवकूफ बनाया है। उसमें सब आसान आसान टॉपिक्स हटाए हैं कि बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए देख कर कि अरे 30% कम कर दिया, चलो ठीक है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट अस। असल में कुछ नहीं करा उन्होंने। उन्होंने वो 30% बहुत आसान वाला सिलेबस कम करा है। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम और कम करें या क्या करें। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि विलेजेस में क्लास नहीं चल रही है भाई। विलेजेस में नहीं चल रही है, टाउन्स में नहीं चल रही है क्लास। तो वहाँ का जो पढ़ने वाला बच्चा है, स्मॉल टाउन में बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट मेहनती बच्चे होते हैं। तो वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेचारे गूगल पर जा जाकर देख रहे हैं कि ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ, लेकिन वो कोई टेस्ट भी नहीं दे पा रहे। उनको ये भी नहीं पता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से मुझे जो लगता है कि शायद अभी तो ये पता नहीं क्या होगा, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते सर। हाँ, तो यही है कि पर ठीक है, जैसे तुम्हारा स्कूल हो गया या डीपीएससी हो गया, ये लोग अभी प्रेशर डाल करके चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ये करवा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। प्रेशर से भी कुछ ना कुछ अच्छा ही आउटपुट निकलता है। तो मतलब प्रेशर में अगर आप कर रहे हैं कोई भी चीज तो चलो ठीक है, आपका काम थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सोच लो कि आपका 25 तारीख को एग्जाम ना होता तो शायद आप ये वेक्टर्स और 3D नहीं कर रहे होते, उतनी टेंशन भी नहीं होती। पर ये सोचो कि चलो 25 में एग्जाम है, उस एग्जाम को ही बोर्ड का एग्जाम मानते हुए आप पूरी मेहनत करके ये चैप्टर्स निपटा लेते हो। ये चैप्टर्स निपट गए तो उसके बाद आपका इसमें क्या बचता है? ये होने के बाद में फिर आपका प्रोबेबिलिटी बचता है, और शायद एलपीपी तो हटा दिया सिलेबस से। ठीक, आप चलो उसको कर भी लो तो आपका सिलेबस ये समझ लो ये होते ही फिर आपके मैथ्स के सिलेबस में कुछ बचा नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और आपने रिवीजन भी कर लिया क्योंकि अभी तो सितंबर की ही बात है ना। फिर आपके पास 3 महीने बचते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपने जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लिया। अब अगर मैथ्स की मैं ये हालत देख रहा हूँ कि मैथ्स में इतना ज्यादा सिलेबस दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी वो ज्यादा ही दे रखा होगा उन्होंने, पूरा ही पूरा दे रखा होगा, है ना। तो मैं इस सब चीज से ये आइडिया लगा रहा हूँ कि अगर आपने खूब अच्छे से रिवीजन करके दिसंबर तक भी सारा कंप्लीट कर लिया अपना, कि अब मेरा आप एग्जाम कभी भी ले लो बोर्ड का एग्जाम, तो फिर आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वो जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना आगे एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, तो यस सर। वो आपको बोनस टाइम मिल जाएगा। इस प्रेशर का ये फायदा होगा। तो अभी हो सकता है आपको टीचर भी स्कूल के बुरे लग रहे हो, स्कूल भी बुरा लग रहा हो, लेकिन तब आप देखोगे कि बाकी स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो लगे पड़े हैं कि यार मैंने तो अभी एनसीईआरटी नहीं करी है, तो मैं बाकी बुक्स की बात क्या करूँ, मैं लास्ट ईयर के पेपर्स क्या उठाऊँ। तो वहां पर आप ये देखोगे कि मैं वो सारा रिवीजन कर चुकी हूँ, मेरी वो सारी तैयारी है, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं आराम से, मुझे अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने भी अगर कोरोना वायरस खिंचता है, तो वो 2 4 महीने जो भी वो खिंच रहा है वो मेरे लिए बोनस टाइम पीरियड है। उसमें तो मेरे को अपनी आगे की तैयारी करनी है। तो वहां पर जो ये मेट्रोज के बच्चे हैं, जो आप लोग लगे पड़े हो पढ़ाई में, वहां पर आप लोग आगे निकल जाओगे। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही देखते हैं। सर यस। सोचने बैठ जाते हैं तो परेशानी ही होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, मेरी बारी में ऐसा होना था, होता है ऐसा। एग्जाम कब है फिजिक्स का, किस टाइम से? 11 से 1 है। अच्छा, नूडल अभी बिटवीन, अभी सर आप कौन सा टॉपिक करा रहे हो? ये एंगल वाला करवा रहा हूँ। ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब अगर मान लो हमें, जैसे मान लीजिए कोई लाइन दे रखी है और ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लेट द टू लाइन्स बी। सर एक चीज पूछूं, ये मतलब हम कि कितना भी छोटा टॉपिक है ये एंगल वाला? छोटा सा ही। चलिए ठीक है सर। हाँ, ने कहा कि इसमें जो दो लाइन है, एट द टू लाइन्स बी,
आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर, इसको a1 वेक्टर बोल दीजिए यहाँ। एक काम करो, इसको बोलो कैपिटल ए वेक्टर और इसको कैपिटल बी वेक्टर। ऐसे जो दूसरा है उसको बोल दो कैपिटल ए डैश वेक्टर और इसको बोल दो कैपिटल बी डैश वेक्टर। जो कैपिटल बी वेक्टर है, ये नहीं मतलब, जो कैपिटल बी वेक्टर है ये है हमारे पास a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और कैपिटल बी डैश वेक्टर ये है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हो गया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 b1 c1 क्या है? वो है हमारा पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन की जो ये पैरेलल वाली लाइन दे रखी होगी इसके डायरेक्शन रेशियो, और a2 b2 c2 वो दूसरी वाली के डायरेक्शन रेशियो। तो अगर इन दो लाइंस, ये दो लाइंस मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा cos थीटा, ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इस पूरे का मॉड। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे यही ना पता चले, ये दिखाई नहीं दे रहा इधर, समझ गए ना? ठीक, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही ना करें। तो वो जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आप समझ जाएंगे भाई जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा? वो जीरो आ जाएगा। जीरो कैसे आएगा? ये जो cos थीटा है, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगी। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का ही एंगल निकाला जाता है। सर 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी? ये वाली पूरी वैल्यू 1 आएगी ना, तभी तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। 90 आएगा ना, तभी तो 0 होगा। यार अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ गई, ये वैल्यू पूरी की पूरी, सॉरी 0 कह रहा हूँ, पूरी की पूरी अच्छा नहीं सॉरी, एंगल, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बस इतना है। अब इसको फिर आगे कल करा देता हूँ मैं, आगे कंटिन्यू। ठीक है सर, ओके, चलिए फिर, ओके। थैंक यू सर।